बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 9 से थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कैश को मैनेजमेंट के बेस, कैश को रिसीव करने में हम जल्दी कैसे कर सकते हैं और डिलेड पेमेंट को डिलेड हम कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम डिलेड पेमेंट कर लें और जब हम टाइमली रिसीव कर लें तो हमारे पास एक सेट ऑफ अमाउंट कैश आ जाएगा और उसको हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसमें से कौन सा पार्ट जो है वो हम रेडी रखेंगे, ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे हमें जल्दी ज़रूरत पड़ जाए हम उसको विड्रॉ करवा सकें, या ऐसी सिक्योरिटी में जो कंट्रोलेबल है जिसको 1 माह तक जो है 30 दिन तक 15 दिन तक डिले भी किया जा सकता है, हमारे कंट्रोल में है, तब भी कैश हो जाएगी, कुछ कोई मसला नहीं। कुछ फ्री कैश पोर्शन भी होता है जो सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटी के लिए आप कर देते हैं, तो हमें वो डिफरेंट पोर्शन पड़ेंगे, हर किसी का कितना कितना पोर्शन बनता है। उसके बाद हमने बात डिस्कस की, जब भी आप मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी की सेफ्टी, उसकी जो है मार्केटेबिलिटी, और तीसरी जो यील्ड है। तो जब और यील्ड में हमने ये बात भी पढ़ी कि अगर ट्रेजरी बिल का कोई यील्ड आ जाए तो चूँकि उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होता तो उसका इंटरेस्ट रेट वाली सिक्योरिटी के साथ कंपैरिजन करना पड़ जाए तो हम कैसे करते हैं, ये चीज़ें हमने जो है डिस्कस की थी। और अब हमारे पास जो है थ्योरेटिकल लास्ट पार्ट है जिसका नाम है कॉमन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। आपके पास कैश बच गया है, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लोज होते हुए बताया था 2 तरह की मार्केट होती हैं, एक को बोलते हैं मनी मार्केट, एक को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका पर्पस जो है वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, जब चाहें आप उसको विड्रॉ करवा लें, 1 साल के अंदर अंदर हो जाए, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो यू शुड सेलेक्ट मनी मार्केट। बट इफ़ योर पर्पस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देन यू गो फॉर कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट डील करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, मनी मार्केट डील करती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को। तो आप मनी मार्केट में चलेंगे क्योंकि हमारा पर्पस ये है, तो जो हमारा कैश है उसको हमने शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हम मनी मार्केट में चलेंगे। तो मनी मार्केट में एक चीज़ नहीं है खरीदने वाली, एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक सिक्योरिटी नहीं है, डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो उसको हम पढ़ेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें मनी मार्केट के बारे में मैंने बता दिया। मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें पहला इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जिसको हम टी बिल भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। इस सिक्योरिटी को गवर्नमेंट के अदारे जो है वो इशू करते हैं, इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। इसमें फिर फ़ायदा कैसे होता है, ये हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदे जाते हैं। अगर 1000 उसकी फेस वैल्यू है तो हमेशा 960 970 का खरीदेंगे, और जब बेचने जाएंगे तो 1000 का बिकेगा। 30 रुपये 25 रुपये 20 रुपये उसमें से आप नफ़ा कमा लेंगे पर ट्रेजरी बिल, तो आपको इंटरेस्ट की मद में कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन जब उसको बेचने जाएंगे तो एक्सेस वैल्यू पे वो सेल हो जाएंगे, तो यही इसका प्रॉफिट होता है, इसलिए इसमें लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी नोट्स। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं ये जब मर्जी आप मार्केट में खरीद सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं, इनका कोई सेट टाइम पीरियड नहीं होता। जबकि हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी नोट्स, ये बेसिकली मीडियम टर्म जो है इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। तकरीबन इसका टाइम पीरियड 2 साल से लेकर 10 साल होता है, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू होती है। आप जब चाहें 2 साल के बाद, लेकिन 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, 2 साल से लेकर 10 साल के दरमियान आप जब चाहें इसको मैच्योर करवा लें, ऐसे नोट्स को हम ट्रेजरी नोट्स कहते हैं। इसके बाद तीसरी जो इसमें इन्वेस्टमेंट आती है दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी बॉन्ड, जो कि लॉन्ग टर्म में चली जाती है। ट्रेजरी बॉन्ड बेसिकली लॉन्ग टर्म जो कि मोर देन 10 ईयर्स इनकी जो है ये इनकी कोई ड्यू डेट नहीं होती, नो ड्यू डेट, जब मर्जी आप इसको सेल करवा सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 to 10 ईयर्स होता है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो मोर देन, यानी 10 साल तक आप इसको निकलवा नहीं सकते, 10 साल बाद जब चाहें आप इनको बेचकर पैसे ले सकते हैं, इसलिए इनको ट्रेजरी बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट ये है। जबकि चौथा जो है इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड रीपरचेज एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स।
रीपरचेज एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप सिक्योरिटी बाय कर लेते हैं और साथ साथ आप उसको दोबारा बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। जी ये सिक्योरिटी मैंने आपसे खरीद ली, 1000 रुपये आपको दे दिया और आपका मेरा एग्रीमेंट हो गया कि मैंने आपको ही बेचनी है, लेकिन मैं ये 1000 वाला बॉन्ड अब 1020 का बेचूंगा। तो एक कंपनी जिसको पैसों की जरूरत है वो उसको अभी 1000 रुपये की जरूरत है, वो आपसे 1000 रुपये लेके इस्तेमाल कर लेती है, बाद में उससे नफ़ा कमाती है, उसमें कुछ नफ़ा खुद रखती है और उसमें से 20 रुपये निकाल कर आपको बाद में आपसे वही सिक्योरिटी लेकर आपको 1020 रुपये जो है वो पे कर दिए जाते हैं। तो ऐसी एग्रीमेंट को जिसमें हम प्री परचेज का एग्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है हम आपको सेल कर रहे हैं 1000 का, दोबारा से रीपरचेज कर लेंगे एक्सेस वैल्यू पे, ऐसे एग्रीमेंट्स को रीपरचेज एग्रीमेंट कहते हैं। ये भी एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, मनी मार्केट में सेल होने के लिए हमारे पास मौजूद होता है। आगे है फेडरल एजेंसी सिक्योरिटीज। अब ये फेडरल एजेंसी जो है सिक्योरिटीज क्या होती हैं, बेसिकली जो आपकी फेडरल डिपार्टमेंट है, फेडरल एस्टेब्लिशमेंट है, फेडरल कॉर्पोरेशंस हैं, वो अपनी कॉर्पोरेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उनको फाइनेंस की जरूरत होती है। वो जो सिक्योरिटीज इशू करते हैं और लोगों से फाइनेंस वसूल करते हैं, ऐसी सिक्योरिटी को फेडरल एजेंसी सिक्योरिटीज भी कहते हैं। फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कॉर्पोरेशंस होती हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पस को पूरा करने के लिए लोगों को सिक्योरिटीज इशू करते हैं और लोगों से पैसे लेते हैं, दैट सिक्योरिटीज कॉल्ड फेडरल एजेंसी सिक्योरिटीज। आगे होते हैं बैंकर्स एक्सेप्टेंस। अब ये बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या है? अब समटाइम आप प्रोमिसरी नोट इशू कर देते हैं बैंक के नाम, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फलानी डेट को आपको ये पैसे जो है वो पे कर देता हूँ, दैट नोट इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। अब क्या होता है 3 माह के लिए 6 माह का आपको टाइम पीरियड मिल जाता है, वो जो 3 माह और 6 माह का टाइम पीरियड है उसमें आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं उस वैल्यू पे, दैट इज कॉल्ड बैंक एक्सेप्टेंस। ये जो प्रोमिसरी नोट होते हैं उसको बैंक एक्सेप्ट करता है बेसिकली। तो नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियल पेपर्स, ये भी एक सिक्योरिटी टाइप है। बेसिकली तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो जो सिक्योरिटीज एक सिक्योरिटी जिन्होंने डेवलप किया इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, दैट सिक्योरिटी नेम इज कॉल्ड कमर्शियल पेपर्स। ये कमर्शियल पेपर जो हैं वो यूज करती हैं किस मकसद के लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। वो क्या करते हैं कि सिक्योरिटीज बनाते हैं विद द नेम ऑफ कमर्शियल पेपर और उस पर इंटरेस्ट रेट पेंशन होता है, वो लोगों को इशू करते हैं और लोगों से पैसे लेते हैं, पैसों को यूज करते हैं, उससे नफा कमाते हैं, नफा कमाने के बाद जो इंटरेस्ट रेट बनता है वो लोगों को पे कर दिया जाता है, दैट सिक्योरिटीज कॉल्ड कमर्शियल पेपर। तो ये डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जब आप मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं तो उनमें से आप अपने जो है इन्वेस्टमेंट प्लान के मुताबिक कोई भी सिक्योरिटी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम अब बात करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की। अभी तक हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट में चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमारे पास कैश मैनेजमेंट है। कैश मैनेजमेंट में हमने बात पढ़ी है बेसिकली कि आप कैश को कैसे जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे जो है अपने पास ज़्यादा देर रखकर उससे इंटरेस्ट कमा सकते हैं, जिसमें हमने पहला वे पढ़ा स्पीड अप कैश रिसीट्स। आप अपनी कैश को जल्द अज जल्द लोगों से वसूल करें ताकि आपके पास ज़्यादा कैश मौजूद हो, अपने ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें, बकाया जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें ताकि आप इंटरेस्ट कमा सकें। सेकेंडली आप अपनी जो है स्लो डाउन कर दें अपनी पेमेंट को, जितनी देर आप पेमेंट डिले करते जाएंगे उतनी देर वो कैश आपके पास होगा, आप उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी में यूज़ करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं। थर्डली जब हमारे पास कैश बच गया तो हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की तरफ जाना है। तो जब हमने उसकी तरफ जाएंगे पहले हम देखेंगे कि अपने कैश का कौन सा पोर्शन है उससे कौन सी सिक्योरिटी खरीदी जाए। कुछ हमारे पास रेडी कैश पोर्शन होता है, कुछ हमारे पास जो है हमारे पास जो है फ्री कैश
पोर्शन होता है, और कुछ हमारे पास जो तीसरी पार्ट थी वो बेसिकली थी कि हमारे पास जो है कंट्रोलेबल पोर्शन होता है, जिसमें हम कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस को डील करते हैं। तो ये तीन तरह के हमारे पास पोर्शन होते हैं, उसके मुताबिक हम मार्केट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का हम देखेंगे तो जो भी हमने सिक्योरिटी जो है सिलेक्ट करनी है उसमें तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर वन, सबसे पहले वो सेफ्टी हो, मुकम्मल तौर पर सेफ हो, हमें कोई लॉस या रिस्क का चांसेस ना हो। नंबर टू, उस जो है उसकी मार्केटेबिलिटी हो, यानी मार्केट में जाए तो वो बिक भी जाए, ये ना हो कि लोग लेते ही ले ही ना उसको। थर्डली, उसमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, जो हमने सिक्योरिटी सेलेक्ट की है वो बाकी तमाम सिक्योरिटी से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसके लिए हमने आपको अगर आप ट्रेजरी बिल की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होता, तो उसको हमने डिफरेंट रेट के साथ कंपैरिजन करके भी दिखाया कि आप इस तरह जो है उसका इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे और फिर कंपैरिजन कर सकेंगे। उसके बाद आपने पढ़ा कि अगर ठीक है आप मार्केटेबल सिक्योरिटी में जा रहे हैं तो कौन सी सिक्योरिटी सेलेक्ट करें, कितने टाइप की सिक्योरिटी होती है, जिसमें हमने ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े कि ये क्या क्या है सिक्योरिटीज़ और इन पे क्या टाइम पीरियड है, वापसी का इंटरेस्ट रेट जो है वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू दी बैंकिंग रेट। और फिर आप अपने इन सारे इंस्ट्रूमेंट को वॉच करने के बाद आप देखेंगे इसमें से किसमें सेफ्टी ज़्यादा है, किसमें जो है मार्केटेबिलिटी ज़्यादा है, किसमें यील्ड ज़्यादा मिल रहा है, कितने टाइम तक आप वेट कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो आपने जब भी ये वीडियो सुन रहे हो तो आपके पास पेज नंबर 246 ओपन होना चाहिए, जिसके ऊपर प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है स्पीडवे ऑल कंपनी फ्रेंचाइजीज। स्पीडवे ऑल कंपनी की फ्रेंचाइजीज हैं, गैस एंड गो के नाम से स्टेशन हैं उनके, इन नॉर्थ कैरोलिना में ऑल पेमेंट्स बाय फ्रेंचाइजीज फॉर गैस एंड ऑनलाइन प्रोडक्ट। ऑल पेमेंट जो है फ्रेंचाइजीज पे करती हैं, जितनी भी गैस और ऑयल की जो प्रोडक्ट्स उन्होंने खरीदी होती हैं, विच एवरेज 4,20,000 आर डे आर बाय चेक। उन्होंने जितनी भी पेमेंट करनी होती हैं वो 4,20,000 रुपये पर डे एवरेज पेमेंट बनती है, जो चेक के जरिए पेमेंट होती है। At present, the overall time between the mailing of the checks by the franchisees to the Speedway all and the time the company has collected for available fund as it's by 6 day, कहता है वो चेक बनने से लेकर उस कंपनी तक पहुंचने तक 6 दिन लग जाते हैं। यानी एक कंपनी है जो कि ऑयल प्रोडक्ट का काम कर रही है, उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। वो ब्रांचेस जो हैं वो डेली बेसिस पे उन्होंने अपने मेन हेड ऑफिस से ऑयल खरीदना होता है, और हेड ऑफिस को ऑयल खरीदने के लिए हेड ऑफिस को चेक भेजने होते हैं। तकरीबन एवरेजन डेली बेसिस पे 4,20,000 का हर ब्रांच जो है वो चेक भेजती है। चेक को यहाँ पे आने तक और यहाँ से ज़ाहिर है ऑयल तो उन्होंने डेली बेसिस पे भेजना, चीज़ें तो उन्होंने बेचनी है, लेकिन उसके जो पैसे आने तक ऑयल कंपनी तक पहुँचने तक 6 दिन लग जाते हैं। अब वो कहता है पहली रिक्वायरमेंट ए रिक्वायरमेंट क्या है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 की कहता है हाउ मच मनी इज टाइड अप इन द इंटरवल ऑफ टाइम, इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम। कहता है कितनी मनी टाइड अप हो जाएगी, टाइड अप अमाउंट ज़ाहिर है इन दिस टाइम से लाना 6 दिन में कितने पैसे उसके हो जाएंगे। ज़ाहिर है उस चेक को आते आते 6 दिन लग जाने हैं, तो 6 दिनों में कितनी अमाउंट उसकी फंस जाएगी। ज़ाहिर है एक चेक जो है एक दिन का 4,20,000 है, और 6 दिन वो जो है वो बात पहुंचेगी, तो कितनी देर में कितनी अमाउंट टाइड अप हो जाएगी। नहीं बनते, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 4,20,000 और 6 दिन बाद पेमेंट होगी तो टाइड अप अमाउंट बन जाएगी 25,20,000 रुपये। जी बिल्कुल ठीक है कैलकुलेशन। तो इतनी अमाउंट जो है ये टाइड अप हो जाएगी। सिर्फ ए पोर्शन में हमने टाइड अप अमाउंट फाइंड करनी है। बी पोर्शन में क्या कहता है, टू रिड्यूस दिस डिले, तो 6 दिन का डिले है तो वो ये डिले रिड्यूस करना चाह रहे हैं। दी कंपनी इज कंसीडरिंग डेली पिकअप फ्रॉम द स्टेशन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेली पिकअप स्टेशन जो है वो बना दिए कि डेली काम यूज होना शुरू हो जाए, कोशिश किया जाए कि काम को रिड्यूस किया जाए। इन ऑल 3 कार्स वुड बी नीडेड एंड 3 एडिशनल पीपल हायर। उन गाड़ियों के साथ
3 गाड़ियाँ हायर की आपने, क्या आप बैंक का हमने खुद ही जाती हैं गाड़ियाँ ज़्यादा कैश ले जाती हैं, 3 गाड़ियाँ उसकी ज़्यादा, उसके लिए 3 बंदे भी चाहिए थे। दिस डेली पिक्ड अप वुड कॉस्ट 93,000 पर ईयर। उस पे जो टोटल कॉस्ट आई है उस नए काम पर वो 93,000 कॉस्ट आई सालाना। ज़ाहिर है आपने गाड़ियों का फ्यूल भी निकालना है, आपने उस एम्प्लॉइज़ को पैसे भी देने हैं। एंड इट वुड रिड्यूस दी ओवरऑल डिले बाय 2 days। लेकिन उससे ये फ़ायदा हुआ कि जहाँ पे 6 दिन लगते थे वहाँ पे 4 दिन लगने लग गए, यानी 2 दिन बचत हो गया। करंटली दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड इज 9%। करंटली आपको उस पर 9%, अगर आप वो जो 2 दिन का पैसे बचाए आपने, इसका मतलब है एक दिन में 4,20,000 था, टोटल अमाउंट 4,20,000 थी। इसका मतलब है आपने जो टोटल अमाउंट जो है वो अर्ली पेमेंट करवा ली है, वो बनी 4 2 8 2 2 4 8,40,000 जो है वो अर्ली पेमेंट करवा ली है। ये आपके पास अर्ली आ जाएगी जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने 2 दिन बचाए, 2 दिनों में आपको 8,40,000 रुपया जो है ये एक्सेस अमाउंट मिल जाएगी। यानी जो अमाउंट आपको आज से 6 दिन बाद मिलनी थी वो 4 दिन बाद मिल गई। 4 दिन बाद तो 4 दिनों के पैसे मिलने ही मिलने थे, लेकिन 2 दिनों के एक्स्ट्रा मिल गए। वो जो 2 दिनों के एक्स्ट्रा मिले हैं वो बने 8,40,000। ये आपके पास एक्सेस अमाउंट आ गई। अब इस अमाउंट को कहता है अगर आप इन्वेस्ट करें तो उस पर 9% इंटरेस्ट मिलता है। आप उस पर कितना पैसे कमाएंगे? 8,40,000। अगर ये आपके पास जल्दी आ गया है तो आप इस पर 9% इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो आपने देखना है कि मुझे इंटरेस्ट कितना कमा लिया मैंने। ये मैंने जल्दी पेमेंट आ गई थी, इस पर मैंने 9% मुझे इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने सालाना जो है इससे कमाए हैं 75,600 रुपये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको जल्दी लाने में कॉस्ट मुझे 93 पड़ गई थी। तो उसका सवाल भी यही है, करंटली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फंड इज 9% दैट बीइंग इंटरेस्ट रेट ऑन द मार्केटेबल सिक्योरिटी, शुड द कंपनी इनएगोरेट द पिकअप प्लान? क्या उसको पिकअप प्लान इनएगोरेट कर लेना चाहिए और वाई, क्यों? अगर कर लेना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों? तो हमारा डिसीजन होगा कि उसको पिकअप प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिकअप प्लान पे कॉस्ट आती है 93,000, जबकि पिकअप प्लान पे प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है 75,600 का। हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, हमें फ़ायदा कम हो रहा है, इसलिए हम पिकअप जो है वो उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, इनैगोरेट नहीं करेंगे। आई थिंक ये 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे सी ऑप्शन में भी हमें एक बात कहता है, rather than mail checks to the banks, the company could deliver them by messenger services। मैसेंजर सर्विसेज, उन्होंने कहा कि हम ये पहला काम भी छोड़ देते हैं, चेक वाला भी, हम दूसरा भी छोड़ देते हैं, हम मैसेंजर सर्विसेज ले लेते हैं। उससे क्या हुआ कि प्रोड्यूस वुड रिड्यूस दी प्रोसीजर वुड रिड्यूस दी ओवरऑल डिले बाय 1 day। इसने 2 दिन काम रिड्यूस किया था। सी ऑप्शन में कहता है अब जो अर्ली पेमेंट हुई है वो सिर्फ 1 दिन में हुई है, 1 दिन की सिर्फ अर्ली पेमेंट है। इसका मतलब है 1 दिन की अर्ली पेमेंट सिर्फ कितनी होगी? 4,20,000। इसका मतलब है जो 6 दिन लगने थे वहाँ पे 5 दिन लगे, जो पैसे 6 दिन में इकट्ठे होने थे वो 5 दिन में इकट्ठे हो गए, यानी 1 दिन के एक्स्ट्रा आ गए। जो एक्स्ट्रा आए हैं वो 4,20,000 है। अब वो कहता है शुड द कंपनी अंडरटेक दिस प्लान, और उस पर कॉस्ट आ रही है 10,300, जबकि उसकी सालाना कॉस्ट जो है वो 10,300 है। तो कहता है क्या उसको अब ये प्लान लेना चाहिए? पहले तो हम देखेंगे हमें इसमें से फ़ायदा कितना हुआ, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 4,20,000 पे एज यूजुअल उस पर 9% जो है वो इंटरेस्ट है। तो हम कैलकुलेट करेंगे 4,20,000 पे 9% इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट मिला 37,800, लेकिन उस पर कॉस्ट है 10,300, फायदा हो रहा है 37,800। इसमें से माइनस करें फिर भी हमें कुछ ना कुछ पैसे बच रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करेंगे कि उसको ये सर्विसेज मैसेंजर सर्विसेज प्लान जो है ये अडॉप्ट कर लेना चाहिए। उससे होगा क्या, उसकी कॉस्ट आएगी वो इसकी इनकम में से निकल जाएगी, रिमेनिंग पार्ट जो है वो कंपनी को फायदा होगा। तो देखिए अर्ली पेमेंट लाने से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। ये हमारी यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड बात थी कि कैश जितना जल्दी आएगा उतना आप इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, तो जितना जल्दी आ रहा है उसमें जो कॉस्ट आ रही है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं पड़ रही। हम ये कैश तो जल्दी ले रहे हैं, उसको इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट से नफ़ा भी कमा रहे हैं, उसकी तो हमें नफ़ा लग रहा है, लेकिन जो जल्दी मंगवाने में कॉस्ट पड़ रही है वो कहीं नफ़े से ज़्यादा तो नहीं है। तो इस एनालिसिस को कैश मैनेजमेंट कहते हैं, मार्केट सिक्योरिटी मैनेजमेंट कहते हैं।
ठीक हो गया जी, ये था क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। जिसमें हमें कह रहा है द लिस्ट कंपनी विच कैन अर्न 7%। एक लिस्ट कंपनी है जो कि 7% कमाती है मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट से, यानी उन्होंने कोई ऐसा मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो लिया हुआ है जिसमें उसको 7% इंटरेस्ट पड़ रहा है। currently has a lock box arrangement with a New Orleans bank for the southern customer. The bank handles 3 million a day in a return for a compensating balance 2 million। कहता है बैंक जो है वो 3 मिलियन हैंडल करता है, जबकि उसको कंपनसेशन जो है वो कंपनसेटिंग बैलेंस जो है उसका 2 मिलियन है। यानी बैंक में हर जो है डे आपका 3 मिलियन जो है उसमें मेंटेन होता है, 2 मिलियन बैंक का कंपनसेट हो जाता है, यानी वो 2 मिलियन की पेमेंट करता है, तो 1 मिलियन हमारा वहाँ पे बचा रह जाता है। इसके बदले हमने किया क्या, ए ऑप्शन हमें एक दे रहा है, उसमें हमें कहता है The list company has discovered, उन्होंने ये देखा, ये इजाद किया, ये रिसर्च किया that it could divide the southern region into a southern western region। उसने आपने वो पूरे southern region को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक southern western region कर दिया जिसकी एक दिन की कलेक्शन 1 मिलियन होती थी और उसका जो कंपनसेटिंग बैलेंस भी 1 मिलियन ही था, ताकि वो आपस में कंपनसेट हो जाए। और साउदर्न जो दूसरा उसने पार्ट बनाया साउथ ईस्टर्न रीजन, उसकी 2 मिलियन थी और उसका जो है कंपनसेटिंग बैलेंस भी 2 मिलियन ही था। In each case collection would be 1/2 day quicker than with the new Oracle arrangement। कहता है जो पहले से हमारी अरेंजमेंट थी वो आधा दिन जल्दी हो गई। पहले केस में हमने देखा था 2 दिन जल्दी हुई, दूसरे में 1 दिन। इसमें बात कर रहे हैं कि आधा दिन जो है वो जल्दी आपको पेमेंट मिल जाती है। What would be the annual saving or cost dividing the southern region? कहता है southern region को डिवाइड करने से आपको क्या फायदा हुआ, क्या आप उसमें से कमाएंगे। तो ये बात हमने इसमें से देखनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें एक दिन में कितने मिलियंस जो हैं वो हमारे पास जो है हमारी अर्निंग की वो थी टोटल 3 मिलियन पर डे, 3 मिलियन की ट्रांजैक्शन थी। अब उसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 मिलियन एक बैंक में चलेगी, 2 मिलियन दूसरे बैंक में चलेगी। उससे क्या हुआ, एक बंदा जो है एक बैंक में 3 मिलियन जब बेचता था वो एक टाइम पीरियड लेता था, जब हम उसको डिवाइड 2 बैंक्स में कर दिया तो उसने हमें आधा दिन पहले पेमेंट देना शुरू कर दी, हमें हाफ डे पहले पेमेंट शुरू कर दी। तो पहले हम देखेंगे कि हमें फ़ायदा कितना हुआ, हमें कलेक्शन कितनी जल्दी होने लग गई है। कलेक्शन, अर्ली कलेक्शन आप कर दीजिए, अर्ली कलेक्शन अमाउंट आप 3 मिलियन से मुराद होता है 30 लाख, टोटल थी 30 लाख। अब 30 लाख हमें एक दिन में मिलती थी, अब हमें आधे दिन में मिल जाएगी, तो फायदा कितना हुआ, आधे दिन में मिल जाएगी, इसका मतलब है आधा फायदा हो गया। इसका मल्टीप्लाई बाय इसको हाफ से, अगर एक दिन पहले मिल जाती तो इसका मतलब है हमें एक दिन में 30 लाख की बजाय 60 लाख 3 लाख का फायदा हो जाता। लेकिन ये आधे दिन में 30 लाख मिल जाएगी तो अगले आधे दिन में फिर 30 लाख आ जाएगा, तो फायदा कितना हो गया, 30 लाख डिवाइड बाय 0. मल्टीप्लाई बाय 0.5 हाफ करेंगे तो हमें जो फायदा हुआ है वो 15 लाख का जो है हमें फायदा हुआ है। यानी ये अर्ली पेमेंट करने में हमें 15 लाख रुपए जल्दी मिल गए हैं। हमें आधे दिन में, एक दिन में 30 लाख आता था, आधे दिन में 15 लाख आने चाहिए, लेकिन अब आधे दिन में 30 लाख आने लग शुरू हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब है 15 लाख आना चाहिए था, आधे दिन में 30 लाख आ गया। कितना ज़्यादा आया, कितना एक्सेस आया, वो है 15 लाख। 15 लाख हमारे पास एक्सेस आ गया है, अब हम इससे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। जो हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं इससे वो है 7%, जो कि हमें आधे दिन में पेमेंट आई है 15 लाख एक्स्ट्रा, उसको हम 7% के साथ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसका 7% कैलकुलेट करेंगे, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 7%, इसका मतलब है आप इससे 1,05,000 रुपया जो है वो कमा सकते हैं। ₹1,05,000 जो है वो आप इसमें से कमा सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसने कहा
कि अगर हम जल्दी पेमेंट मंगवा लें तो हमें कितने जो है वो फ़ायदा हो जाएगा, उसको हम इस तरह जो है डील करेंगे। अच्छा, 15 लाख रुपया जो है, एक बात और भी उसने बात की है, सॉरी, यहाँ पे आपको अर्ली पेमेंट आ गई 15 लाख रुपये। अब वो कहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट थी 3 मिलियन की, 2+1 ऐसी था। एक कंपनी में 2 मिलियन की कंपनसेटिंग था, सॉरी हमारे जो हमारा टोटल बैलेंस था, एक में 2 मिलियन था, एक में 1 मिलियन था, लेकिन हमारा टोटल कंपनसेशन जो था वो 2 मिलियन बनता था। टोटल एक्स्ट्रा कंपनसेशन जो हमें देनी पड़ रही है, अब हमें देनी पड़ रही है 30 लाख कंपनसेशन, क्योंकि 1 लाख कंपनसेशन बन गई एक बैंक की, 2 लाख कंपनसेशन बन गई दूसरे बैंक की। अब हमें टोटल देनी पड़ रही है 30 लाख कंपनसेशन, जबकि पहले केस में उसने कहा था 3 लाख जमा होता है लेकिन 2 लाख कंपनसेशन देनी पड़ रही है। 3 लाख जमा होता था, कंपनसेशन बनती थी 2 लाख, कंपनसेशन टोटल बनी 2 लाख। अभी जब हमने 2 ब्रांच अलग की हैं, एक ब्रांच को अलग से 1 लाख कंपनसेशन देनी पड़ती है, दूसरी ब्रांच को अलग से कंपनसेशन 2 लाख रुपए देनी पड़ती है, तो टोटल कंपनसेशन कितनी बनेगी? 30 लाख। 30 लाख टोटल कंपनसेशन अब बन गई, जो पुरानी थी वो 2 लाख थी। इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन आपको देनी पड़ रही है दैट इज 10 लाख। तो 15 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे, इसका मतलब है आपको जो एक्स्ट्रा बैलेंस बता है वो 15 लाख की बजाय 10 लाख है। अगर ये हमें एक्स्ट्रा कंपनसेशन ना देनी पड़ती तो हम सिर्फ 15 लाख का 7% कर देते, जैसे कि हमने पहले किया था। चूंकि उसने एक पॉइंट और कहा है कि आपको कंपनसेशन भी ज्यादा देनी पड़ रही है, जो कि पहले 30 लाख आता था, उसमें से 20 लाख सिर्फ कंपनसेशन देनी पड़ रही थी। 3 मिलियन आता था, 2 मिलियन कंपनसेशन देनी पड़ रही थी। अब क्या आता है कि एक बैंक में 1 लाख आता है, वहाँ पे 1 लाख की कंपनसेशन है, दूसरे बैंक में 1 मिलियन आता है, वहाँ पे 1 मिलियन की कंपनसेशन है, दूसरे बैंक में 2 मिलियन आता है, वहाँ पे 2 मिलियन की कंपनसेशन है, तो टोटल मिलकर 3 मिलियन कंपनसेशन बनी, जो कि पहले 2 मिलियन थी। इसका मतलब है 1 मिलियन कंपनसेशन आपको ज्यादा देनी पड़ रही। जब 1 मिलियन कंपनसेशन ज्यादा देनी पड़ेगी तो 15 लाख बचा था, 1 लाख कंपनसेशन में चला गया, पीछे 50,000 बचा। अब हम देखेंगे अब कंपनी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब 5 लाख पे जो उसको इंटरेस्ट है दैट इज 7%, 7 3 बार 35, तो 35,000 रुपया जो है वो उसने इस प्लान से अर्न कर सकता है। इसी में बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? इन एन एफर्ट टू रिटेन द बिजनेस द न्यू ऑरलीन्स बैंक हैज ऑफर्ड टू हैंडल द collection strictly on a fee basis. What would be the maximum fee the new Racal Bank could charge and still retain this business? कहता है जो बैंक है वो आप पे जो कंपनसेशन है उस पर फी भी चार्ज करता है। अगर वो फी चार्ज करे तो बताएं अब आपको क्या जो है चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जाहिर है 2 मिलियन जो है उसकी कंपनसेशन बनती है, बैंक की जो कंपनसेशन है पुराने हिसाब से उसकी 2 मिलियन जो है कंपनसेशन बनती है। अगर वो 2 मिलियन पे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दे, कॉस्ट ऑन कंपनसेशन उसकी पहले बनती थी 2 मिलियन, 2 मिलियन कंपनसेशन बनती थी, इसको हम 20 लाख कहते हैं। 20 लाख का 7% जो है वो उस पर कॉस्ट चार्ज करनी शुरू कर दे, क्योंकि जो उसने कंपनसेशन लेनी है ज़ाहिर है उसने भी तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। जितनी देर बैंक आपको आपके बदले बैंक ने पेमेंट की हुई है, आपके बदले बैंक ने एक्सपेंसेस चार्ज किए हुए हैं, तो वो जितनी देर आप डिले करेंगे उतना बैंक भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट रेट वही है 7%। तो इसका मतलब है आपको जो है वो 3,40,000 जो है वो कंपनसेशन के अगेंस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। 7% के हिसाब से 1,40,000, 7 2 14, 1,40,000, 1,40,000 जो है वो आपको कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट गेन हो जाएगा, वो इंटरेस्ट गेन आप इसमें से लेस कर देंगे, जो कि आपने भी देखा कि आपको जो गेन है वो 35,000 का है। ये माइनस कर दें तो मीनिंग बना 1,05,000। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो बैंक को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसने पूछा था in an effort to retain the business, the new Racal Bank has offered to handle the collection
कलेक्शन स्ट्रिक्टली ऑन फी बेसिस, अगर वो जितनी भी कलेक्शन है वो फी बेस पे देखना स्टार्ट कर दे तो बताएं उसको कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट 1,05,000 जी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन के ABC 3 पार्ट थे वो भी, और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, ये दोनों आपको समझ में आ गए हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3, उसके लिए सेम आपके पास पेज जो है ओपन होना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो बातें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है दी फ्रांजीनी फूड कंपनी हैज वीकली पेरोल, पेज नंबर आपको एज यूजुअल 246 पे मिलेगा। कहता है उसकी पेरोल टोटल 1,50,000 बनती है, टोटल पेरोल जो है वो उसकी 1,50,000 बनती है। पेड ऑन फ्राइडे, वो हमेशा फ्राइडे को जो है वो पे करता है, यानी वीकली बेसिस पे पेमेंट होगी तो वीक का फ्राइडे को वीक ऑफ होता होगा, उस दिन वो चेक जारी करता होगा। ऑन एवरेज उसने पहले से अंदाजा लगाया हुआ है कि उसके एम्प्लॉयज जो हैं वो किस दिन चेक ड्रा करवाते हैं। कहता है डेज दिए हुए हैं और उसने परसेंटेज ऑफ चेक कैश लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ चेक कैश। कहता है जब जिस दिन फ्राइडे होता है, जिस दिन मैं चेक इशू करता हूँ, उसमें सिर्फ 20% लोग जो हैं वो अपने पैसे लेकर जाते हैं। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, बैंक बंद होता है, उस दिन कोई भी नहीं आता। मंडे वाले दिन जो है वो तकरीबन 40% लोग आकर पैसे ले जाते हैं। ट्यूसडे वाले दिन जो है वो तकरीबन 25% लोग आकर पैसे ले जाते हैं। वेडनेसडे और थर्सडे, इन दोनों दिन जो है वो 10% और 5% के हिसाब से लोग आकर पैसे ले जाते हैं। अब आपसे क्या पूछा है, एज ट्रांसफर द कंपनी हाउ वुड यू अरेंज योर पेरोल अकाउंट, बताएं आप किस तरह अपने पेरोल अकाउंट को मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्राइडे वाले दिन कितने आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, फिर आपको ये देखना होगा मंडे वाले दिन एटलीस्ट कितने होने चाहिए, ट्यूसडे वाले दिन कितने होने चाहिए, वेडनेसडे वाले दिन कितने होने चाहिए, थर्सडे वाले कितने होने चाहिए। जितने आपको पता चल जाएगा उतने आप मेंटेन कर लेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे मैंने टोटल 1,50,000 देना है, तो आपको कितना बैंक मेंटेन करना पड़ेगा, बैंक में पैसे मेंटेन करने पड़ेंगे। उस दिन आपको पता है 20% पेमेंट हो जाती है, इसका मतलब है आपको 30,000 मेंटेन करने पड़ेंगे, जबकि 1,50,000 पेरोल है और मंडे को उम्मीद है कि 40% लोग पैसे ले जाते हैं, इसलिए मंडे से पहले आपके पास 60,000 आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। 1,50,000 है, इसका मतलब है 25% के हिसाब से 37,500 जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद 1,50,000 10%, तो आपको 15,000 मेंटेन करने पड़ेंगे, और 1,50,000 का 5% आपको 7,500 जो है मेंटेन करने पड़ेंगे। 90 और 10 100 37 38 39 45 50, ठीक है। अगर आप इस सबको जमा कर लें तो टोटल 1,50,000 बनेगा, आपकी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल ठीक है। तो वो कहता है एज अ ट्रांसफर द कंपनी हाउ वुड यू अरेंज योर पेरोल, हमें पेरोल को अरेंज करना इस तरह पड़ेगा कि हमारे जुमे वाले दिन स्टार्टिंग पे हमारे अकाउंट में एटलीस्ट सैलरी पे करने के लिए $30,000 होना चाहिए। जब सैटरडे संडे कोई मसला नहीं है, कोई पैसे ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मंडे मॉर्निंग से लेकर मंडे एंड तक आपके अकाउंट में एटलीस्ट $60,000 होना चाहिए। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन आपके पास 37,500 मेंटेन होना चाहिए। वेडनेसडे वाले दिन आपके अकाउंट में एटलीस्ट 15,000 होना चाहिए सैलरी के लिए, और थर्सडे वाले दिन 700 रुपया मेंटेन होना चाहिए। अगर कहता है आखिरी उसने सवाल पूछी है आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। यस, प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर एम्प्लॉय फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ये तो आपका अंदाजा है ना पुराने एनालिसिस में, हो सकता है ये 20% है और आप लोग जो है 25% आ जाए फ्राइडे को, ये 40% हो सकता है 45% आ जाए। हो सकता है लोगों को पैसों की आगे इवेंट आ रहा है तो पैसों की जरूरत है, वो 100 का 100% फ्राइडे को निकाल के ले जाए। तो जी
प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए आपको बफर मेंटेन करने पड़ते हैं। बफर्स कहते हैं नॉर्मली बफर स्टॉक होता है बेसिकली कि जो होता है ये इसलिए होता है कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री शॉर्टेज हो जाए तो हम ये स्टॉक भी ऐड करके हमारा जो नुकसान हमारा जो वो टाइम है वो निकल जाए, वो इन्वेंट्री ऐड कर दें, उसको बफर स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पे बफर बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। आप 30,000 की बजाय फ्राइडे वाले दिन कुछ 5-10 हज़ार बफर रख देंगे तो 5-4-5% ज़्यादा भी आ जाए उसमें पेमेंट हो। जो मंडे है उसमें 60,000 की बजाय 75,000 70,000 72,000 रख देंगे ताकि कुछ ज़्यादा भी आ जाए तो वो भी उसमें से निकल जाए। तो कुछ ना कुछ आप बफर मेंटेन करना शुरू करें। तो ये इसका आंसर होगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपने ये सैलरी कितनी मेंटेन करनी है ये बताना था और ये बताना था कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे हम उसका हैंडल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इस चैप्टर का पेज नंबर आपके पास ओपन होना चाहिए 247, जिसपे क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है साइटमोर एंड डोलिटल इनकॉर्पोरेशन हैज 41 रिटेल ब्रांचेस। इनकी टोटल जो है वो 41 आउटलेट्स है, 41 जो है ब्रांचेस हैं इन दी कंट्री। ईच आउटलेट सेंड एन एवरेज 5,000 डेली। हर ब्रांच $5,000 डेली भेजती है टू दी हेड ऑफिस, अपने हेड ऑफिस को, थ्रू चेक्स ड्रॉन ऑन लोकल बैंक। चेक के जरिए ऑन एवरेज इट टेक 6 डेज, और एवरेज 6 दिन लगते हैं पेमेंट को पहुंचने में। Sightmore and Doolittle is considering an electronic fund transfer arrangement that would be completely eliminate the fraud. उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक वे में इसको कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो 6 दिन का गैप है वो कम हो सके। तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट है व्हाट अमाउंट ऑफ फंड विल बी रिलीज्ड। बताएं कितना फंड रिलीज होगा। आपको पता है कि उसकी कितने पैसे को ट्रांसफर कर रहा है 5,000, और एक ब्रांच से एक ब्रांच से 5,000 आ रहा है, उसकी 41 ब्रांचेज हैं तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 41 ये एक दिन के पैसे हैं। तो टोटल पैसे 6 दिन बाद रिलीज होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये टोटल अमाउंट उसकी बनेगी जितनी वो कलेक्ट करेगा 6 दिनों के अंदर, जितनी रिलीज होगी उसको 5,000 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 6 डेज, तो ये तकरीबन 12,30,000 में जो अमाउंट है उसको रिलीज होगी टोटल, जब भी वो 6 दिन उसके पूरे हो जाएंगे। ये तो होगी पहली बात। पहली रिक्वायरमेंट उसकी ये थी कि बताएं कितनी अमाउंट उसकी रिलीज होगी। ज़्यादा 5,000 ब्रांचेज हैं, 41 ब्रांचेज हैं, 5,000 रुपये सेंड करते हैं एक दिन में, तो 5,000 41 किया तो एक दिन का हमारे पास पैसे आ गए, और 6 दिन बाद पेमेंट मिलती है तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 6 दिन के टोटल पैसे उसको रिलीज होंगे। आगे बी ऑप्शन में हमसे क्या पूछ रहा है, बी ऑप्शन में कह रहा है व्हाट अमाउंट विल बी रिलीज ऑन नेट बेसिस ऑफ ईच लोकल बैंक रिक्वायर्स एंड इंक्रीज इन कंपनसेटिंग बैलेंस ऑफ 15,000 टू ऑफसेट द लॉस ऑफ फ्लॉट। कहता है व्हाट अमाउंट विल बी रिलीज, अब कितने पैसे मिलेंगे ऑन अ नेट बेसिस ऑफ ईच लोकल बैंक रिक्वायर्स एन इंक्रीज इन कंपनसेटिंग बैलेंस। अगर वो उसमें से कंपनसेटिंग बैलेंस काट लेता है 15,000 रुपए फॉर ईच ब्रांच, एक ब्रांच का वो 15,000 रुपए काट लेता है, वो कहता है बैंक का कंपनसेटिंग बैलेंस, यानी बैंक ने खुद को कंपनसेट करने के लिए जितने पैसे ब्रांच बेचता है उसमें से हर ब्रांच के बदले 15,000 रुपए वो काट लेता है। कितनी ब्रांच है टोटल 41, इसका मतलब है उसका जो कंपनसेटिंग बैलेंस बनेगा वो 5,000 ज़रब 41, टोटल जो कंपनसेशन बनी बैंक ने जो उससे काटनी है वो 2,05,000 रुपये बनेगी 41 की, और टोटल 6 दिन की कंपनसेशन जो है काटेगा। What amount will be released on the net basis of each local bank requirements on increase in 15,000 multiplied by 41, तो टोटल बैलेंस बना 6,15,000, तो 6,15,000 रुपया जो है वो उसने काट लेना है कंपनसेशन, यानी आपकी तमाम 41 ब्रांचों ने पैसे भेजे हमारे पास, बैंक के पास आए, बैंक ने क्या किया, उसने कहा एक बैंक का जो एक ब्रांच का कंपनसेटिंग बैलेंस बनता है 15,000 बनता है, यानी इस ब्रांच के बदले हमने ये पेमेंट भी की थी, ये भी की थी, ये भी की थी, ये भी की थी, वो 15,000 हम काट रहे हैं एक ब्रांच का। तो 41 ब्रांचेस का कितना कटा 6,15,000, तो अब कितना नेट बैलेंस मिलेगा, अब कंपनी को कितना नेट बैलेंस बचेगा जिसकी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 12,30,000 आया था,
उसमें से 6,15,000 कंपनसेटिंग ने काट लिया बैंक वालों ने, कंपनसेटिंग अकाउंट अगेंस्ट, तो रिमेनिंग आपके पास जो बैलेंस बचा है वो है 6,15,000। इसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सी ऑप्शन। उसमें हमें क्या कहता है, सपोज दैट द कंपनी कुड अर्न 10% इंटरेस्ट ऑन नेट रिलीज फंड बैलेंस। ये जो बैलेंस बचा है उस पे वो कहता है 10% अगर वो नफा कमाए। If the cost per electronic transfer is 7 and each store average 250 transfer per year, would to propose arrangement to the worthwhile, क्या उसके लिए कुछ arrangement worthwhile होगी? कहता है अगर इस पे ये जो 6,15,000 है इस पे आपको जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं आपका वो इंटरेस्ट बनता है 6,15,000 का 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब है तकरीबन 61,500 रुपये आपने कमाए, आपकी टोटल अर्निंग इससे हुई 61,500। लेकिन वो कहता है आपको इलेक्ट्रॉनिक वे यूज करने पर जो कॉस्ट आई है वो कॉस्ट ये है कि आपको $7 पर ट्रांसफर कॉस्ट पड़ती है और हर ब्रांच जो है वो 250 जो है वो ट्रांसफर करती है एंड ईच स्टोर एवरेज 250 ट्रांसफर पर ईयर। एक ब्रांच जो है 250 करती है, टोटल 41 ब्रांचेज है और एक ट्रांजैक्शन पे ₹7 कॉस्ट लगती है। तो कितनी कॉस्ट बढ़ेगी? एक साल के अंदर 250 एक ब्रांच की ट्रांसफर और टोटल 41 है तो टोटल ट्रांसफर हुई 10,250 और एक ट्रांसफर करने में ₹7 कास्ट है तो आपको टोटल कास्ट आई 71,750। तो इतना जो है वो कॉस्ट पड़ी है, इतना इंटरेस्ट कमाया है, तो कहता है क्या ये अमल उसके लिए वर्थवाइल है या नहीं? तो आप बोलेंगे वर्थवाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इस काम पे हमें कॉस्ट पड़ रही है वो मोर देन प्रॉफिट है, मोर देन इंटरेस्ट है, मोर देन इनकम है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये बेटर नहीं है, इसकी कॉस्ट मोर देन प्रॉफिट है। तो ये 4 क्वेश्चन जो थे आपने इसमें कंप्लीट करने थे। अभी हमारा ये चैप्टर नंबर 9 जो है वो मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने चीज़ें पढ़ी क्या है, जिसमें हमने चीज़ें पढ़ी हैं कैश मैनेजमेंट के हवाले से, अर्ली कैश किस तरह हम रिसीव कर सकते हैं अपने डेटर से, बिल पेमेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं, फिर जो पैसे बचे उसमें से कितना पोर्शन कितनी कौन सी मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हुए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी मार्केटेबल सिक्योरिटी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके बाद हमने ये 4 प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अभी हमारी ये क्लास नंबर 6 थी जिसमें हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। अभी तक हमारे पास 8 क्लासेज हैं और रिमेनिंग हमारे पास 2 to 3 चैप्टर है। अगर हमारे पास फुल टाइम हुआ तो हम तीसरा भी कंप्लीट कर लेंगे। वो छोटा है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कि 1-2 डेफिनेशन उसमें आ जाए, लेकिन हम इंशाल्लाह उसको भी साथ लेंगे। लेकिन 2 चैप्टर तो हमारे पास फुल फ्लैज है और हमारे पास अभी 8 लेक्चर पड़े हैं। इसका मतलब हम 3 के 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट रिमेनिंग भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।